एक बार सवाल पढ़ो जी, आगे बढ़ते हैं। पढ़ो जी, फिर मैं आगे बताता हूँ। आइए जी दोस्तों, कहानी ये है कि किसी धन पर साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपये और 410 रुपये मूलधन में दर ज्ञात करो। मैं इसे छोटा कर रहा हूँ, उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। देखिए यार दोस्तों, कहता है किसी धन पर साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 400 रुपये और 410 रुपये। यानी मेरे बच्चों, अगर ये प्रिंसिपल है तो आप जानते हैं पहले साल सिंपल इंटरेस्ट होगा, दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट निकलता है सबसे पहले, और हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। जबकि सवाल में कह रहा है कि 2 साल का साधारण ब्याज 400 रुपये, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 400 रुपये। तो पहले साल का 200 होगा और दूसरे साल का भी 200। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो। और कह रहा है जी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 410, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 410, हाँ है ना। तो कंपाउंड क्या होता है? सिंपल प्लस इंटरेस्ट। तो 200 200 400, तो यहाँ आ रहा होगा 10, तभी तो डिफरेंस आएगा। 200 200 410 यही तो बनेगा भाई। पहले साल का तो सिंपल भी वही होता है, कंपाउंड भी वही होता है। अब हमें ये देखना कि यार 200 पे ब्याज लगा होगा 10, तो 200 पे कोई ब्याज 10 है तो 100 पे 5 होगा। नहीं पल्ले पड़ रहा था, ऐसे देखो 10 रुपये ब्याज 200 पे, तो 100 पे कितना लगा होगा? तो उत्तर आएगा 5%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई 5%। अगर कोई प्रिंसिपल क्या होगा, तो जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 5% 200 रुपये होगा। तो प्रिंसिपल का 5% जो वैल्यू आनी है वो आनी है 200 रुपये। तो प्रिंसिपल आया जी 4000। दैट इज योर आंसर। आई थिंक यू ऑल विल गेट माई पॉइंट। इज इट ओके? पक्का? आई, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं और रिपीट करके देखना, इस बात को समझ जाएंगे। पढ़िए जी सवाल को। इसकी जगह आप ये वाला पढ़ो जी। पहले इस वाले को करो, करिए जी इसको। देखिए, कहता है 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 19:6। उम्मीद है आपने सवाल बहुत ही प्यार तरीके से, अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब आते हैं, देखिए यार, आप जानते हैं कि ये अगर प्रिंसिपल है, बहुत ध्यान से बातों को सुनिए। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, हाँ है ना। ये सिंपल इंटरेस्ट रहता है और तीनों ही साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम है। जैसे ये ए है तो यहाँ पे भी ए आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा, अगर रेट हर एक साल सेम है तो। फिर मेरे बच्चों इस ए रुपए पे ब्याज लगेगा एंड इट वुड बी बी। जो भी रेट रही होगी, मान लीजिए R% से जो भी, तो ये बी आया तो यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे बी आएगा। आप जानते हैं बी कितनी बार लिखा जाता है? 3 बार। समझते हैं बात को? फिर क्या होता है जी, इस बी रुपए पे इंटरेस्ट लगता है एंड इट वुड बी, मान लीजिए सी। तो ये ग्राफ रहता है हमारा। अब सवाल में कह रहा है कि 3 साल के CI और SI का जो डिफरेंस है, 3 ईयर
कि CI और SI का डिफरेंस और 2 ईयर के CI और SI का जो डिफरेंस है इसका रेशियो 19:6। तो बेटा 3 साल के CI SI का डिफरेंस बताओ। तो ये मेरे बच्चों 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, इज इट ओके? ये 3 साल का साधारण ब्याज, ये 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज, ये 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज, ये 3 साल का साधारण ब्याज। तो डिफरेंस क्या है? BBBC। तो ये वैल्यू आई 2B + C। आर यू एग्री विद इट और नॉट? हाँ है ना। अगर मैं कहूं कि भैया दूसरा है 2 साल का CI, तो भैया ये वाला जो बना ये 2 साल का CI बना और ये वाला 2 साल का SI बना, तो 2 साल की CI SI का डिफरेंस बना मात्र B। हाँ है ना। अरे बोल दो खसमो। तो ये बना B। और सवाल में कह रहा है कि ये जो रेशियो है ये दे रखा है जी 19:6। ये रेशियो है 19:6। इसका मतलब B की वैल्यू 6 है मेरे बेटा। B की वैल्यू 6 है तो यहाँ रखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। सॉरी सॉरी, अरे 3B था भाई, सॉरी 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 सॉरी, B 3B + C था। आई एम रियली सॉरी। तो मेरे भाइयों ये बताओ, अगर B की वैल्यू 6 है तो यहाँ 6 3 18 की 1, तो C की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब C की वैल्यू है 1। हाँ, और मेरे भाई B की वैल्यू है जी कितनी? 6। तो कुल मिला के अर्थ ये है कि 6 पे 1 यूनिट ब्याज है, 6 रुपए पे 1 यूनिट ब्याज है, यानी 1 यूनिट इंटरेस्ट है 6 पे, तो 100 पे कितना? तो उत्तर आएगा जी 16 सही 2/3%। तो आंसर आएगा जी 16 सही 2/3%। करिए जी सवाल को। करो जी भाई, पढ़िए। देखिए यार, 3 साल के CI और 1 साल के CI SI का रेशियो दे रखा है 3.64:1। हाँ है ना, 3.64:1। तो मेरे बच्चों अगर मैं रेशियो निकालूं तो डेसिमल हटाऊंगा बटे 100, दोनों तरफ 100 से गुना करूंगा तो ये आएगा 364। तो ये आ जाएगा कितना? 100। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है? अगर आप सहमत है तो आइए। देखिए यार, ये प्रिंसिपल होगा मेरे बच्चों। हाँ है ना। ये पहला साल, दूसरा साल, ये लिखना नहीं है तो सिर्फ समझने वाली बात है। ये तीसरा साल,
तो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट ए है, मान लो दूसरे साल भी ए है, तीसरे साल भी ए। फिर होगा क्या कि ए पे ब्याज लगना है, मान लीजिए ए पे ब्याज लगा, फिर ये चीज़ 3 बार लिखी जानी है, बी बी बी, और फिर तीसरे बार आप ये कह सकते हैं कि जी बी पे ब्याज लगेगा सी। ये दिखाई दे रहा है कलर, चलो काम चल जा रहा है। तीसरे साल बी पे ब्याज लग जा रहा है जी कितना, सी। किसी भाई को यहां तक कोई आपत्ति हो तो बताइए, ये बात समझते हैं आप। अब एक बात बताओ यार, अगर सवाल ने दे रखा है कि यार 1 साल का सिंपल 100 है, 1 साल का सिंपल 100 है, तो आप तो जानते हैं 100 यूनिट है तो हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है मेरे बच्चों। तो अगर पहले साल का 100 होगा तो दूसरे का भी 100 ही होना है, तीसरे का भी 100 ही होना है। यानी पहले का 100 है तो दूसरे का भी 100 होगा और तीसरे का भी 100 होगा। किसी भाई को कोई आपत्ति हो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के बताएं। बात आ रही समझ? अब आगे, अब मान लीजिए 100 का रेट परसेंट R% हुआ। क्लियर समझने के लिए? हाँ है ना। मान लेते हैं सवाल में रेट R% है, तो 100 का R% क्या हुआ, R मानते हैं, ये भी R, ये भी R। फिर R का R% निकालोगे तो आएगा R²/100। R का R% निकालोगे तो आएगा R²/100। इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ है ना। तो मेरे भाइयों ध्यान दो, अब मैं आपसे कहूं कि 3 साल का सिंपल बताओ तो आप कहोगे जी ये 3 साल का सिंपल है। मैं कहूं 3 साल का कंपाउंड बताओ तो जी ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो डिफरेंस क्या हुआ, ये वाला कौन सा, R²/100। मानते हैं कि नहीं? यानी अगर मैं आपसे पूछता कि 3 साल के CISI का डिफरेंस बताइए तो आप मुझे कहते जी R यानी 3R प्लस R²/100। और मेरे बच्चों एक बात बताओ कि अगर 3 साल का कंपाउंड 300 है तो 1 साल का सिंपल 100 है, तो 3 साल का सिंपल कितना हुआ, 300। तो घटाओगे कितना आएगा, 64। यानी CISI का जो डिफरेंस है वो है 64। अब मैं इसे सोल्व करता हूं, 100 से दोनों तरफ गुना करूंगा तो ये 300R प्लस R² बराबर 6400। हाँ R² प्लस 300R माइनस 6400। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब समझता है। अब हमें ऐसे 2 टुकड़े ढूंढने हैं जिन्हें गुना करें तो 64 आए, और मतलब जोड़े घटाएं तो क्या आया भैया, जोड़े घटाए तो आया जी 300। तो बताइए जी क्या होगा, बताओ क्या टुकड़े लें? तो आप कहेंगे देखो सर 64 के 2 टुकड़े होते हैं 32 गुना 2, तो यानी आप करो क्या सर, एक टुकड़ा ले लो 320 और एक ले लो 20R माइनस 6400 बराबर 0। सॉरी, यहां से क्या कॉमन आता दिखाई दे रहा है, आप समझ ही गए होंगे। तो आप कहेंगे जी R कॉमन आ रहा है तो ये R प्लस 320 बचा। यहां से क्या कॉमन आ रहा है जी 20, तो R प्लस 320 है बराबर 0। तो एक टुकड़ा बना R प्लस 320 और एक टुकड़ा बना R माइनस 20 बराबर 0। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है, 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या इसकी, तो रख लेते हैं। तो R प्लस 320 बराबर 0, तो R की वैल्यू माइनस 320। हाँ है ना। दूसरा R माइनस 20 की वैल्यू 0 है तो R की वैल्यू 20। तो आप जानते हैं रेट नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो आंसर आएगा 20%। ये तो है मेरे बच्चों डिटेल, ये है क्वेश्चन का डिटेल। एक बार आप समझो, दोबारा पिछले वाला पेज लगाता हूं, फिर इसे शॉर्ट में भी समझेंगे।
आइए, अगर मैं एज ए स्टूडेंट इसे करता तो मैं इस सवाल को ऑप्शन से जाता और मुझे ये पता है कि कहानी ये होगी कि इसका इंटरेस्ट यहाँ पे भी आना है, यानी अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, और फिर इसका ब्याज यहाँ पे भी आएगा, और ये सारी जो वैल्यू है ये इक्वल टू आनी चाहिए 64। हाँ है ना। मजे की बात ये है कि मैं इनमें से कोई भी रेट लूं तो 100 का 20% निकालूंगा तो आएगा 20। अब 20 20 20 तुरंत आ गया, और 20 का 20% निकालोगे तो आएगा कितना, 4। तो देखो 20 20 40 20 60 और 4 64 सेटिस्फाई कर गया, तो एक की वैल्यू 20 है। आपका अगर ये आखिरी में होता तब भी मैं यहीं पहुंच जाता। क्यों? क्योंकि अगर मैं 30 लेता तो 30 30 ही 60 हो जाता, 30 30 90 यही फालतू चला जाता, 50 लेता तो 50 50 100 ये बहुत ज्यादा चला जाता, 70 लेता तो 70 ही 64 से फालतू चला गया। तो ना तो 50 आंसर हो सकता, ना 30 ना 70, तो केवल आंसर होगा क्या मेरे भाई, 20%। बात समझ पा रहे हैं? किसी भाई को दिक्कत नहीं? आइए, करो जी। देखो यार दोस्तों, derive the difference between CI and SI on a certain sum of money of rupees 5000 for 2 year is rupees 72। कहता है साधारण ब्याज का 2 साल का और CI/SI का डिफरेंस है 72 रुपये। CI/SI का डिफरेंस। मान लो दोस्तों प्रिंसिपल P है, ये पहला साल, ये दूसरा साल। रेट अगर R% है तो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट बना PR/100, दूसरे साल बना PR/100। हाँ है ना। फिर पहले साल के ब्याज पे ब्याज होगा, तो PR/100 का R% निकालोगे तो ये आ जाएगा PR/100 का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। तब आप एक चीज नोटिस करोगे क्या कि यहां पे ये 2 साल का सिंपल हुआ, ये पूरा 2 साल का कंपाउंड हुआ, तो यही बेसिकली 2 साल के CI/SI का डिफरेंस हुआ। तो यानी यहां से एक फार्मूला बन गया कि 2 साल के CI/SI का जो डिफरेंस है वो हमेशा PR/100 का स्क्वायर होता है। यही CI/SI का डिफरेंस होगा। D से मेरा मतलब CI/SI का डिफरेंस। हाँ है ना। मैं इसे करा दूसरे भी तरीके से सकता हूं, लेकिन ये बात छोटी है इसलिए इसको समझ लो। तो ये R/100 का स्क्वायर इक्वल टू आया डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। तो R/100 इसकी जो वैल्यू आई वो आई डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। किसी भाई को दिक्कत है? यानी अगर इस 100 को भी मैं उधर लेके चला जाऊं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस 100 को मैं अगर यहां गुना कर दूं, है ना, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी भी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो ये आ गई रेट का फार्मूला कि जी जो डिफरेंस है CISI का बटे प्रिंसिपल कर दो, है ना, गुना में 100 कर दो, ये आ जाएगा CISI का डिफरेंस। किसी भाई को कोई आपत्ति हो यहां तक तो मुझे बताइए। अब सही दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो देखो यार, अब बात करते हैं जी। तो रेट का हमें पता चल गया क्या होता है जी, डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो रेट का फार्मूला हो जाएगा जी डिफरेंस, डिफरेंस कितना है जी 72, प्रिंसिपल है जी 5000 गुना 100। क्लियर है? तो 72 बटे 5000 है, 2 से काट लो 36 आया, इसे काटोगे 2500 आया, तो 36 का वर्गमूल आया मेरे भाई कितना 6, और 2500 का वर्गमूल आया 50 और बटे 100, तो 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, तो रेट आ गई मेरे भाई 12%। तो रेट कितनी आ गई दोस्तों 12%। तो ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। क्लियर है जी? अच्छा, नहीं देख पाए थे तो देख लो दोबारा से इसको। करो मेरे दोस्तों इस सवाल को। देखिए जी, रेट अगर R% है तो पहला इंटरेस्ट बना PR/100, दूसरे साल भी मेरे बच्चों PR/100, तीसरे साल भी PR/100। फिर इस ब्याज पे ब्याज बनाओगे तो वो आएगा PR/100 का स्क्वायर। समझ रहे हैं? यही चीज 3 बार। हाँ है ना? अब इस पे ब्याज लेंगे तो ये आएगा PR/100 का क्यूब। तो मेरे दोस्तों आप अच्छे से समझते हैं कि ये लाइन सिंपल इंटरेस्ट है, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो यही CISI का डिफरेंस बना। तो CISI का डिफरेंस जब इसे 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 जोड़ोगे तो मेरे बच्चों ये आएगा 3PR/100 का स्क्वायर प्लस PR/100 का क्यूब।
ये इक्वल टू है डिफरेंस, ये होगा CISI का डिफरेंस। एक बार जरा पढ़ें सवाल को और देखिए इसमें क्या दिक्कत है। देखिए मेरे बच्चों, इसे सोल्व भी करूं मैं तो यहां से P कॉमन आ जाएगा, ध्यान दो भाई मैं क्या कह रहा हूँ। अगर PR/100 का स्क्वायर कॉमन ले ले तो यहाँ 3 बचा, और यहाँ PR/100 का स्क्वायर गया तो केवल R/100 बचा। मानते हैं? ठीक। नेहा बेटा तूने 500 कमेंट कर दिए, बेसिक से बेसिक से। बेटा बेसिक से का मतलब क्या होता है? ये जो चल रहा है ये कौन सा हवाई जहाज से चला रहा हूँ, ये भी बेसिक से ही बता रहा हूँ, है ना? तो पेशेंस रखिए यार, बेसिक ही चल रहा है बेटा। अब देखिए यार, यानी ये मेरे बच्चों 3 साल के CISI के डिफरेंस की ट्रिक हो गई कि प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू ये। इसको और सुंदर से लिखना चाहो तो यू कैन राइट R/100 स्क्वायर इंटू 3 प्लस R/100 इक्वल्स टू डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। क्या आप सहमत हैं? पक्का? ये हमारी ट्रिक हो गई। अब इसको जरा अप्लाई करते हैं सवाल में। तो देखिए यार, ट्रिक थी 3 R/100 का स्क्वायर इंटू में 3 प्लस R/100 इक्वल टू डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। मेरे प्यारे बच्चों, हमें सवाल में दे क्या रखा है हम उस पर बात कर लेते हैं। तो सवाल में बात करें तो प्रिंसिपल है 30,720 और CISI का डिफरेंस है 1500। तो ये है डिफरेंस है जी 1500 और प्रिंसिपल है 30,720। अगर आप इसे काट पीट भी मचाएंगे तो भैया काटोगे तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 512। हाँ है ना? तो मेरे भाई R/100 का स्क्वायर इंटू में 3 प्लस R/100 इक्वल टू आया 25/512। अब आप दिमाग दौड़ाइए कि कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करें, कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करें। तो देखो यार मेरे बच्चों, आप कह दोगे सर इससे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि ये बेसिकली जब गुना करोगे तो ये क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी। कैसी इक्वेशन आ जाएगी? क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी, है ना। यानी मेरा कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन इतना टाइम लग जाएगा ना यहाँ से निकालने में आर की वैल्यू कि परेशान हो जाओगे। क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, आप जानते हैं क्वाड्रेटिक ही सोल्व करना मुश्किल होता है, तो क्यूबिक तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा सवाल आए तो क्या करें, छोड़ दें या करें? तो मेरे भाई आज तक ऐसा कोई भी सवाल एसएससी ने अभी नहीं पूछा है, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया, लेकिन अगर कभी पूछ ले तो कैसे करें, ध्यान दीजिए। अगर पूछ ले तो कैसे करें उसकी बात बता रहा हूं, वैसे आज तक पूछा नहीं। देखिए यार, आपको याद होगी वो बातें, कौन सी, कि जब मैं तुम्हें बताता था कि बेटा अगर रेट मान लीजिए x% है और अगर इसकी फ्रैक्शन गलती से 1/a है, अगर रेट की फ्रैक्शन 1/a बन जाती है मेरे दोस्तों, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि प्रिंसिपल a³ हो जाएगा और CI/SI का डिफरेंस 3a+1 होगा। लेकिन ये केवल तभी अप्लाई होता था जब रेट की फ्रैक्शन 1/a हो। अगर रेट की फ्रैक्शन 1/a ना हो के 2/a हो जाए, 3/a या कुछ भी a बन जाए, तो ये फार्मूला नहीं लगता था, ये तुक्का नहीं लगता था। हाँ यार, तो हम यहां एक रिस्क ले सकते हैं कि जी CI/SI का डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल का जो रेशियो होता है वो 3a+1 अपॉन a³ होगा, लेकिन तब जब रेट की फ्रैक्शन 1/a हो। हाँ है ना। और आप जानते हैं CI/SI का डिफरेंस 1500 है और प्रिंसिपल है 30,720, और मैंने अभी काट के बताया था कि ये वैल्यू कट के आएगी 25/512। तो अब आप ट्रिक दौड़ाइए यहां कि a³ की वैल्यू 512 है, तो सोचिए a की वैल्यू क्या रखी जाए। तो आप कहेंगे सर a³ अगर 512 है तो a की वैल्यू हुई 8, a की वैल्यू हुई 8, 8 या 24 और 1 25, तो मेरे भाई रेट हो गई 1/a, तो a की वैल्यू 8, तो 1/8 गुना 100, तो रेट आएगी 12.5%। हाँ है ना। अगर सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो सवाल को यहीं छोड़ देना। फिर कैसे करें वो भी बताता हूं, एक बार इतनी बात समझो। दूसरा जो तरीका है मेरे बच्चों, मतलब 3 तरीके बताए, पहला आपको डिटेल बताया और कहा कि उससे उत्तर नहीं निकलेगा, है ना। दूसरा बताया कि अगर तुक्का ऐसा सेट हो जाए कि रेट की फ्रैक्शन 1/a आ रही हो, तो जो तुक्का बताया, तरीका बताया वो। तीसरा है कि अगर यार कुछ और ही हो जाए तो क्या करें। तो मेरे भाई फिर इस सवाल को करने का एक ही तरीका है और वो है रेट। वो है रेट। क्या है जी? रेट। जैसे 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, तो 8 की पावर 3 लेंगे, 512, है ना।
और ये बात हमको तुक्के से पहले से ही पता है कि CISI का डिफरेंस 8 या 24 और 1 25 आना है, तो देख लेना है कि क्या प्रिंसिपल और CISI का डिफरेंस 512 25 आ रहा है। अगर आ रहा है तो रेट यही है, वटा नहीं, मान लेते हैं ये नहीं। फिर आ जाइए इस पे 15 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी बताओ जी। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत गंदी फ्रैक्शन हो जाएगी, 15 3 45 2 47/300, हाँ है ना। तो भाई इसको तो अप्लाई करना ही महाभारत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल लेना पड़ेगा तो 300 की पावर 3 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसमें फिर CISI का डिफरेंस 3a+1 नहीं लगेगा, पूरा सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा सोल्व करना पड़ेगा। और फिर देखना पड़ेगा कि इसका और प्रिंसिपल का क्या रेशियो ये आ रहा है जो हमारा दे रखा है। अगर नहीं तो फिर अगला ऑप्शन, फिर उससे अगला ऑप्शन। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे सवाल आज तक SSC ने नहीं पूछे, और उसका कारण यही है कि बहुत ज्यादा लेंदी होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं। ठीक है जी, आगे आते हैं। पढ़ो जी सवाल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल है, करिए। देखो मेरे बच्चों, ये सबको पता ही होगा क्या कि अमाउंट निकालने का फार्मूला रहता है प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट बाई 100 रेज टू पावर टाइम। ठीक है जी, अब आते हैं सवाल। देखिए, हर सवाल को मैं पहले डिटेल बता रहा हूं, देन फिर उसको शॉर्टकट में भी समझा रहा हूं। और छोटा करना पड़ेगा भाई, तो चलिए देखिए, सवाल में कह रहे हैं मैन वांट टू इन्वेस्ट रुपीज दिस इन बैंक अकाउंट ऑफ हिज 2 सन्स हुज एज आर 12 ईयर एंड 16 ईयर इन सच ए वे दैट दे विल गेट एन इक्वल अमाउंट एट एन एज ऑफ दिस पर्सन। देखिए, एक आदमी है, उसके पास 16,850 रुपए है भाई, वो इनको अपने 2 बच्चों के बैंक खातों में जमा कराना चाहता है। कितने बच्चे हैं जी? 2 बच्चे हैं। इसको 2 टुकड़ों में बांट रहा है। कैसे बांट रहा है हमको भी नहीं पता, लेकिन 2 टुकड़ों में बांट रहा है। पहले टुकड़े का नाम रख लेते हैं C। छोटे बच्चे को मान लेते हैं C रुपए दिया होगा प्रिंसिपल, और बड़े बच्चे को B रुपए प्रिंसिपल दिया होगा। कह रहा जी छोटे की उम्र है 12 साल और बड़े की उम्र है 16 साल। कहता है इस तरीके से बांटा है कि 33 सही 1/3% की रेट से 120 साल की उम्र में, 120 सालों में नहीं, 120 साल की उम्र में दोनों को बराबर धन मिले। हाँ है ना। एक की उम्र है 12 साल और एक की उम्र है 16 साल। तो देखो यार दोस्तों, आपको अभी लिखवाया था कि अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस रेट, 1 + रेट बाई 100 रेज टू पावर टाइम। अगर रेट की बात करें तो 33 से 1/3% बनी, तो फ्रैक्शन बनाओगे 1/3, 3 एकम 3 और 1 4/3। समझ गए ना। तो ये आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू 4/3 रेज टू पावर टाइम। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दैट पॉइंट? नो। तो मेरे बच्चों यहां प्रिंसिपल कितना है? C। ठीक है जी, हाँ ना। P की जगह C आ गया, 4/3। टाइम कितना मिला इसे?
तो भाई 12 साल का ये है, 120 साल होने में से कितने टाइम लगेगा? 108 साल। यानी इस पैसे पे ये लगातार 108 साल ब्याज कमाएगा। लगातार मेरे बच्चों कितने साल ब्याज कमाएगा? 108 साल ब्याज कमाएगा, पक्का। तो ये हो गई जी उसकी अमाउंट। अब आते हैं भाई यहां, इसका प्रिंसिपल क्या है जी? P 4/3। आज इसकी उम्र क्या है जी? 16 साल। 120 साल होने में कितने साल लग गए? 104 साल। तो यानी 104 साल तक ये ब्याज कमाएगा। तो कितने साल तक ये ब्याज कमाएगा मेरे भाई? 104 साल तक ब्याज कमाएगा। तो 20 रुपए प्रिंसिपल पे इस रेट से 104 साल ब्याज कमाएगा, तो इतना पैसा इसे 120 साल की उम्र में मिलेगा और इसे 120 साल की उम्र में इतना पैसा मिलेगा। क्या बात मानते हैं, समझते हैं? तो एक बात देखिए यार, अगर मैं कहूं m की पावर 4 और यहां m की पावर 12, तो ऐसा मत कर देना कि m को m से काट दो और 4 बराबर 12 कर दो, ऐसा नहीं। जब भी आप करते हैं तो इसका तरीका ये रहता है, m की पावर 4 और पावर 12 को लिखेंगे 4 गुना m की पावर 8, इससे कटेगा तो m की पावर 8 की वैल्यू आ गई 1। हाँ है ना, मतलब जो भी है। यानी जब आप इसे काटोगे ना तो 12 में से 4 घटा के उत्तर लिखोगे और उत्तर आएगा 8। ध्यान रखिएगा, पावर घटाते हैं काटते हैं। तो ऐसे ही मेरे भाई जब आप इसे काटोगे, तो यहां 104 है ना, तो कट के यहां बचेगा केवल 4। 108 से 104 घटाएंगे 4, तो 4 की पावर 4 होगा जी 256 और 3 की पावर 4 होगा जी 81। यहां b है जी, ये c बटे में आ जाएगा। एक बार इतनी बात को समझो, फिर मैं आगे समझाता हूं। 108 और 104 कैसा है निधि बेटा? बेटा 120 साल की उम्र में उसे बराबर पैसा मिलेगा। आज छोटे वाला 12 साल का है, तो 120 साल तक होने के लिए उसके पास कितना टाइम है? 108 ही साल तो बचे। 120 माइनस 12। बड़े वाले की उम्र 16 साल है, तो 120 साल उम्र होने में 104 साल बचे यार। ठीक है जी, आइए अब आगे आते हैं। अब आपको एक बात समझ आ गई क्या? इसको मिटा दूं भैया। हम सोए नहीं कई रातों, क्या कि भाई बी और सी का रेशियो आ गया 256:81। तो 16,850 को 256:81 में बांटेंगे तो 256 जमा 81 करेंगे तो 6 और 1 7 आया, 8 5 13 आया, 2 और 1 3 आया, तो 337 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 16,850 को। हाँ है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी जी, डिवाइड करोगे तो आएगी 50। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50। अब आपसे जो पूछे वो निकाल दो। अगर मान लीजिए पूछे कि बड़े बेटे का हिस्सा बताओ तो 256 गुना 50, छोटे बच्चे का हिस्सा बताओ तो 81 गुना 50। इसे करोगे 4050, इसे गुना करोगे तो आएगा 12,800 रुपए। ठीक है जी, बड़े बच्चे का हिस्सा 12,800, छोटे बच्चे का हिस्सा 4,050। 4,050 मेरे बच्चे। शिव कुमार 4,080 नहीं बेटा, 4,050 सही उत्तर दो। क्लियर है? यहां तक किसी भाई को दिक्कत है? आराम से समझो इस बात को, फिर इसका शॉर्टकट डिस्कस करते हैं। आइए जी दोस्तों, क्लियर है? अब आते हैं पेपर में इस सवाल को कैसे करें।
अच्छा, एक बात आपने देखी होगी सवाल में, कि सवाल में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल में मेरे बच्चों इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनको किस उम्र में जाके बराबर पैसा मिला है। जैसे 120 साल की उम्र में बराबर पैसा मिला है, इससे सवाल की कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2000 साल की उम्र में भी बराबर पैसा मिलता तब भी कैलकुलेशन यही रहती। क्यों? क्योंकि सवाल की कैलकुलेशन की तो आपने देखा ये कटने के बाद डिफरेंस आया मात्र 4, यानी फर्क इस बात से पड़ता है कि इन दोनों की उम्र कितनी। फर्क इस बात से पड़ता है इन दोनों की उम्र कितनी, मतलब इन दोनों की उम्र का डिफरेंस कितना है ना। अब आते हैं सवाल पे शॉर्टकट पे। तो देखो यार, ऐसे हर सवाल में हमेशा ध्यान रखना कि जो छोटा बच्चा होगा उसके पास टाइम ज्यादा होगा, ठीक है, और बड़े बच्चे के पास टाइम कम होगा पैसा बराबर करने में। क्योंकि जो छोटा है, मान लो, समझ गए नहीं, बात तो बहुत आसान सी है कि छोटा मान लो 12 साल का है, बड़ा 16 साल का है, मैं कहूं दोनों को 20 साल में बराबर पैसा मिलेगा, तो छोटे को तो 12 से 20 तक 8 साल मिल गए, लेकिन बड़े को तो 16 से 20 जाने में मात्र 4 साल मिले। तो हमेशा ये होगा कि अगर एक टाइम के बाद इक्वल पैसा मिलेगा तो छोटे को ज्यादा टाइम मिलेगा, बड़े को कम टाइम मिलेगा। और हमें दोनों का हिस्सा बराबर करना है, तो छोटे के पास ज्यादा टाइम है ब्याज कमाने के लिए, बड़े के पास ज्यादा टाइम ना कम टाइम है ब्याज कमाने के लिए। तो इसके पास टाइम कम है, इसके पास टाइम ज्यादा है, तो करो क्या, इसे पूंजी कम दो, कैपिटल कम दो, प्रिंसिपल कम दो, इसे प्रिंसिपल बढ़ाओ, क्योंकि टाइम कम है। इसके पास टाइम ज्यादा है तो प्रिंसिपल थोड़ा कम दे दो। समझ गए? तो हमेशा ध्यान रखना कि छोटे को हमेशा छोटा हिस्सा मिलेगा, बड़े को हमेशा बड़ा हिस्सा मिलेगा। तो करा क्या करो कि अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम। तो रेट हमें दे रखी 33 से 1/3%, या आर की जगह 33 से 1/3 रखोगे, सोल्व करोगे, 100 से 100 कट के 1/3 आएगा, 3 कम 3 और 1 4/3। वैसे भी आप समझदार हैं, इसकी फ्रैक्शन 1/3 होता है, तो 1 जमा 1/3 करोगे तो आएगा 4/3। ठीक है जी। तो मेरे बच्चों अब इनकी एज का जो डिफरेंस है, एज का डिफरेंस अगर मान लो n साल है, अगर इनकी एज का डिफरेंस मान लीजिए n साल, कितने साल है मेरे बच्चों, n साल है, तो हमेशा ये होगा कि छोटे को तो 3 की पावर n मिलेगा, तो बड़े को बड़ा हिस्सा यानी 4 की पावर n मिलेगा। बस इस अनुपात में बांट दो, सीधा आंसर। जैसे हमारे सवाल में इन दोनों की उम्र 12 और 16 साल थी, तो डिफरेंस आया 4 साल। अगर डिफरेंस 4 साल है तो 3 की पावर 4 81 और 4 की पावर 4 256। तो इनकी एज का डिफरेंस क्या है जी, 81:256। 81:256 है ना, 81:256। अब जो पैसा दे रखा था उसे सीधा सीधा 81:256 में बांट देंगे, आंसर आ जाएगा। आप कहें कोई और सवाल बताइए तो बताता हूं, परेशान ना हो। यहां चाहिए, अगर मैं इस सवाल की भाषा यहां बदल दूं, थोड़ी सी बदलूंगा, बहुत ज्यादा नहीं बदलूंगा, ठीक है। मान लीजिए यहां 12 साल की जगह और 16 साल की जगह अमाउंट में बदलूंगा, रेट भी बदल रहा हूं। हम सोए नहीं कई रातों, ऑप्शन ही गलत दे रखे थे इसके। अब बनाते हैं जी सवाल। अब सवाल बनाने का 1 सेकंड का टाइम दो। रेट ले लेते हैं जी 20%, ठीक है। एक की उम्र रख लेते हैं जी 10 साल, दूसरे की उम्र रख लेते हैं 12 साल। रेट है 20% और टाइम रख लेते हैं जी 500 वर्ष की आयु में दोनों को बराबर धन मिले। अब प्रिंसिपल कितना बता रहे हैं भैया हम, 25 और 36। मोबाइल हुआ कहाँ हमारा भैया,
प्रिंसिपल ले लो जी 18,250। 18,250। तो आपसे पूछा है छोटे बेटे का हिस्सा बताइए। छोटे बेटे का हिस्सा बताइए मेरे भाई। आइए जी। देखो यार, 20% की मेरे बच्चों फ्रैक्शन होती है 1/5। ठीक है, जो पैसा बटना था वो 18,250। तो 18,250 रुपए को अगर आप बांटोगे, ये छोटा बच्चा हो गया जी, बड़ा बच्चा हो गया। ध्यान रखना, छोटे को 5 मिलेंगे तो बड़े को एक फालतू 6 मिलेंगे। अब ये देखिए इनकी एज का डिफरेंस क्या था। तो एक की एज थी 10 साल, दूसरे की उम्र थी 12 साल, तो एज का डिफरेंस 2 है। तो 5 की पावर 2 कर दो, 6 की पावर 2 कर, 5 की पावर 2 25 और 6 की पावर 2 36। यानी इसे मेरे बच्चों जो पैसा बांटना है वो 25:36 में बांटना है। यहां जो पैसा बटेगा वो 25:36 में बटेगा। तो 18,250 को 25:36 में बांटोगे तो 25-36 हो गया जी कितना, 61 यूनिट हो गया 18,250, है ना। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेना, जो आए शायद आएगी 500। तो इतने की गुना 500, इतने की गुना 500, आपका आंसर आ जाएगा। क्या किसी भाई को दिक्कत है? हाँ है ना, बात आ गई समझ में। चलिए जी आगे, अब करिए जी इस सवाल को, करो दोस्तों। आओ जी दोस्तों, कह रहा ये एक आदमी ने एक मोटर बाइक खरीदी एक सर्टेन प्राइस में, एक निश्चित मूल्य पर एक मोटर बाइक खरीदी है, और कहता है जी उस मोटर बाइक की कीमत को वो किस्तों में उतारना चाह रहा है। कितनी किस्तों में उतारना चाह रहा है जी? 3 बराबर किस्तों में उतारना चाह रहा है। ठीक है भैया, 3 बराबर किस्तों में उतारना चाह रहा है, और हर किस्त की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% है, और हर किस्त का मूल्य है 10,800 रुपए। तो बताइए बाइक की कीमत क्या होगी? देखिए यार, ये जो सवाल है, अभी मैं इसे किस्त वाले क्वेश्चन को डिटेल समझा रहा हूं, बाद में इन्हीं सवालों को मैं शॉर्टकट में भी समझाऊंगा, ध्यान देना। तो हम मान लेते हैं क्या कि प्रिंसिपल है जी P रुपए, प्रिंसिपल है बेटा P रुपए। ठीक है, यानी इतना पैसा उसने उधार लिया होगा, इतना पैसा उधार लिया होगा। पहले साल इंटरेस्ट लगेगा 20%, 20% मतलब 1/5, यानी 5 रुपए उसकी इनकम है तो 1 रुपया ब्याज लगेगा। तो पहले साल के आखिरी में उस पर कर्जा हो जाएगा 6/5 रुपए। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? क्या आपको कोई समस्या है यहां तक? आप कहेंगे जी नहीं। यानी पहले साल के आखिरी में उस पर इतना कर्जा हो जाएगा। अब वो पहले साल के आखिरी में आएगा और 10,800 रुपए देगा और निकल जाएगा। 10,800 रुपए देगा और मेरे बच्चे निकल जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है? कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो? नहीं। तो अगले साल अब कर्जा इतना रह गया तो दूसरे साल बैंक जो ब्याज लेगा बचे हुए पैसे पे लेगा।
हाँ है ना। जैसे मान लो 100 रुपए उधार लिया, 20 रुपए ब्याज बन गया, तो अब पहले साल के आखिरी में 120 रुपए कर जाए, और मान लीजिए वो आया और 40 रुपए की किस्त दे गया, तो अब अगले साल तो ब्याज हम केवल 80 पे लेंगे ना। तो इतना रुपए उधार लिया था, अब ब्याज लगने के बाद इतना हो गया, उसमें से इतने की किस्त दे दी, तो बचे हुए पे अगले साल ब्याज लेंगे पक्का। तो जब मेरे बच्चों बचे हुए पे ब्याज लोगे तो रेट तो अभी भी 20%, यानी 5 पे 1 का ब्याज है। तो 5 पे 1 का ब्याज, तो अगले साल इतना कर्जा हो जाएगा उसके पास पक्का। अब दूसरे साल के आखिरी में इतना कर्जा है, उसमें से फिर आया और 10,800 रुपए की किस्त दे के निकल गया। क्लियर है जी, दूसरे साल की किस्त दे दी। तो किस्त देने के बाद अब उसके पास इतना कर्जा रह गया, अब इतना कर्जा रह गया। अब कहता है जी तीसरे साल इस पे ब्याज लेगा। अब जब वो तीसरे साल इस पे इंटरेस्ट कमाएगा, तो फिर वही कहानी, 5 पे 1 का ब्याज कमाएगा तो हो जाएगा 6/5। हाँ है ना। तो तीसरे साल के आखिरी में इतना कर्जा हो गया। अब कहता जी आया और तीसरे साल के आखिरी में 10,800 रुपए दे गया, और कहता जी अब निखराम हो गया, मतलब कर्जा खत्म। कर्जा खत्म मतलब अब पैसा कितना बचा उसके पास, कर्जा कितना बचा है, 0। भैया इसे सोल्व करेंगे, पी की वैल्यू निकाल लेंगे, 22,750 मेरे हिसाब से आंसर आएगा। आप कहें क्या पेपर में इस तरह करना पड़ेगा? नहीं, पेपर में जैसे करना होगा मैं समझाऊंगा, बट उससे पहले आप इनकी डिटेल कॉन्सेप्ट को एक बार जान लें कि कहानी क्या है। शॉर्टकट में ये सवाल 4 से 5 सेकंड में हो जाएगा। इट इज नॉट ए बिग इश्यू। एक बार समझे फिर आगे आएंगे। करो जी इस वाले सवाल को डिटेल में। आओ दोस्तों, अगर मैं इसे डिटेल कराऊं जो कि मुझे कराना है, तो तरीका ये होगा कि भाई 25,220 रुपए का मैंने कर्जा लिया। पहले साल इंटरेस्ट 5% की रेट से लगेगा, यानी 1/20, यानी 20 पे 1 का ब्याज। तो पहले साल के आखिरी में कर्जा हो गया 21/20। अब पहले साल के आखिरी में आया होगा और लेट से x रुपए की इंस्टॉलमेंट देके चला गया होगा। तब पहले साल के आखिरी में फिर इतना, यानी दूसरे साल इतने पे ब्याज लगेगा। 3 किस्तों में खत्म किया कर्जा। तो फिर दूसरे साल फिर 5% ब्याज, यानी 1/20 ब्याज, यानी 21/20 ब्याज हो गया। तब दूसरे साल के आखिरी में इतना कर्जा हो गया जी। कहता है दूसरे साल फिर आया और x रुपए की इंस्टॉलमेंट देके चला गया। अब भैया इतना कर्जा बच गया तीसरे साल, अब तीसरे साल इतने भी ब्याज लगेगा। फिर भी रेट वही है 5%, 1/20, तो तीसरे साल हो जाएगा 21/20। अब तीसरे साल के आखिरी में इतना कर्जा था जी, आया x रुपए देके चला गया, आया और x रुपए देके मेरे भाई चला गया। और तीसरी जैसे ही किस्त दी तो कहता कर्जा खत्म कर दिया। तो सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे, आंसर आएगा 9,261 शायद। सो डोंट वरी, हम इसे बहुत जल्दी से करा लें, परेशान होने की बात नहीं है। बस कृपया करके इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए सर। क्लियर है?
करो जी इस सवाल को। देखिए यार दोस्तों, कहानी ये है। कहता है एक आदमी ने एक सम 3,000 रुपए में, मतलब 3,000 रुपए बैंक से उधार लिया। कितने रुपए भाई? 3,000 रुपए। कहता है जी ब्याज लगेगा 30%। 30% की फ्रैक्शन होती है जी 3/10, यानी 10 पे 3 का ब्याज लगेगा तो पहले साल के आखिरी में कर्जा हो जाएगा 13/10। अब कहता है जी वो पहले साल के आखिरी में आया बाबू, पहले साल के आखिरी में आया और कहता है जी 1,000 रुपए दे के चला गया। तो भैया अगले साल अब इतने पे ब्याज लगेगा, है ना? अगले साल बचे हुए पे ब्याज लगेगा। अब बचे हुए पे ब्याज लगेगा तो बचे हुए पे ब्याज किस रेट से? वही 33% यानी 13/10 हो जाएगा। कहता जी दूसरे साल के आखिरी में आया, फिर 1,000 रुपए दे के चला गया। तो भैया तीसरे साल अब इस पे ब्याज लगेगा तो फिर 13/10 होगा। तो कह रहे जी तीसरे साल कितना पैसा दे कि उसका कर्जा खत्म हो जाए? तो मान लेते हैं जी तीसरे साल x रुपए दे दे तो उसका कर्जा खत्म हो जाए, यानी 0। सोल्व करके यार x की वैल्यू निकालने, दैट इज योर आंसर। घबराने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ लैंग्वेज समझ लीजिए। कैलकुलेशन मैं करा दूंगा वक्त आने पे, और वो वक्त थोड़ी देर बाद आ जाएगा जब मैं इनका सॉर्ट कराऊंगा। आपने 13 क्यों लिया था? 30 था भाई, 30 था तो 30% की सॉरी 30% की मेरे भाई फ्रैक्शन क्या होती है? 3/10 यानी 10 रुपए प्रिंसिपल है तो 3 का ब्याज, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 13। यही तो बता रहा था भाई मैं। आइए जी, कह रहा जी सुभाष ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पर खरीदा कि भैया 1620 रुपए तो वो खरीदने के वक्त ही नगद दे देगा। आपने सवाल पढ़ तो लिया भाई सबने? ठीक है। कहता जी 1620 रुपए तो खरीदते वक्त ही दे देगा। मान लीजिए अगर उसका प्राइस P रुपए है फ्रीज का, तो उसमें से 1620 रुपए तो हाथ के हाथ पकड़ा दिए, तो बाकी जो पैसा बच गया इसका उसने लोन ले लिया। जैसे मान लीजिए आप गए और ये कोई पेन है, दुकान पे खरीदने गए और इस पेन की कीमत मान लीजिए 1800 रुपए। दुकानदार कह देगा भाई ऐसा है 1800 में 200 रुपए तो तू दे दे नगद अभी की अभी, जिसे हम कैश डाउन पेमेंट कहते हैं। बच्चे कितने? 1800 में 200 गए तो 1600, तो भाई 1600 पे तू ऐसा कर बैंक जाओ और लोन करा के आ जा। तो ऐसे ही P रुपए रेफ्रिजरेटर की कीमत थी, 1620 कैश डाउन पेमेंट दे दी, तो बाकी जो बच गया उस पर उसने लोन करा लिया, और लोन की जो रेट थी वो 10% थी। तो 10% की फ्रैक्शन 1/10 यानी 10 पे 1 का ब्याज लगवा लिया उसने। 10 पे 1 का ब्याज लगा दिया, मतलब पहले साल के आखिरी में कर्जा हो जाएगा 11/20। अब आया जी और पहले साल के आखिरी में 2178 रुपए देके चला गया। पहले साल के आखिरी मेरे बच्चों कितना पैसा दे दिया? 2178 रुपए दे दिया। ब्रैकेट गलत बना दी, 2178 रुपए दे दिया।
तो भैया दूसरे साल बचे हुए पैसे पे ब्याज लगेगा। रेट वही है 10%, तो ब्याज वही 11/10, तो दूसरे साल के आखिरी में 11/10 का कर्जा हो जाएगा। अब कह रहा है जी दूसरे साल आया और 2299 रुपए दे के निकल गया। दूसरे साल आया और 2299 रुपए दे के निकल गया, तो दूसरे साल के आखिरी में अब इतना कर्जा बचा, यानी तीसरे साल जो ब्याज लगना था वो इतने पैसे पे लगना था। तो तीसरे साल ब्याज लगा तो फिर वही तीसरे साल के आखिरी में 11/10 कर्जा हो गया। अब कहता है जी तीसरे साल के आखिरी में आया और 2662 रुपए दे के कर्जा खत्म कर दिया। 2662 रुपए चुकाने के बाद उसका कर्जा खत्म हो गया जी। तो प्रिंसिपल की वैल्यू बताइए क्या है, पी की वैल्यू। क्लियर है? देखिए यार, जो नहीं समझ पाए वो एक बार फिर से लैंग्वेज पढ़ ले। देखिए यार, अब मैं सिखा रहा हूं इसका कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से सुनिए, सीखिए, फिर आगे बढ़िएगा और ध्यान से सिर्फ सुनिएगा। मैं अगर आपको कहूं कि बेटा रेट 20% है, तो 2 साल में आप प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो बताइए। तो आप यही तो करते हैं, 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो भाई एक साल में 5 से 6, दूसरे साल फिर 5 से 6, तो 2 साल में आप कहते हैं जी 25 से 36, यानी सीधा सीधा वर्ग ही करते हैं एक किस्म से। अगर टाइम 3 साल होता तो आप कहेंगे जी 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, यानी 3 साल में क्यूब करेंगे तो 125 से 216। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हाँ ना? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? पक्का है? तो अब आगे बढ़िए। तो मेरे दोस्तों, कहानी यहां पे इस सवाल में यह है क्या कि भाई मैं इस बात को ऐसे करके या ऐसे करके लिखने की जगह सीधा सीधा ऐसे लिख सकता हूं कि कोई धन एक साल में 5 से 6 हो जाएगा। मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं कि कोई धन 2 साल में 25 से 36 हो जाएगा। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि कोई धन 3 साल में 5 का क्यूब क्या हुआ, 125 से 216 हो जाएगा। सॉरी, 125 से 216 हो जाएगा। क्या आपको इस बात में ऐतराज है? है कोई ऐतराज? नहीं, क्योंकि बात तो वही है, कहने का तरीका फर्क क्या पड़ता है। अब मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई ये है प्रिंसिपल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूलधन, और ये है मेरे बच्चे अमाउंट। अब आप मुझे ये बताओ, अमाउंट का मतलब मिश्र धन, कि बेटा जो अमाउंट होती है जिसे आप मिश्र धन कहते हैं उसमें क्या क्या शामिल होता है। तो आप कहेंगे जी उसके अंदर प्रिंसिपल भी शामिल होता है और उसके अंदर इंटरेस्ट भी शामिल होता है। क्या क्या शामिल होता है मेरे बच्चे? प्रिंसिपल भी शामिल होता है और इंटरेस्ट भी शामिल होता है। अब मैं आपको ये कहूं कि बेटा अगर बात ऐसी है कि इसके अंदर प्रिंसिपल भी शामिल है और इंटरेस्ट भी शामिल है, तो ये बताओ बेटा इंस्टॉलमेंट क्या होती है। तो आप कहेंगे जी इंस्टॉलमेंट में भी दोनों चीजें उतारी जाती हैं, प्रिंसिपल भी उतारा जाता है और इंटरेस्ट भी उतारा जाता है। क्या इंस्टॉलमेंट में हम केवल प्रिंसिपल ही देते हैं, इंटरेस्ट कभी नहीं चुकाते? ऐसा होता है? नहीं। इंस्टॉलमेंट के अंदर भी प्रिंसिपल छुपा हुआ है और इंटरेस्ट छुपा हुआ है, और अमाउंट में भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होता है। तो टेक्निकली हम ये कह सकते हैं कि जो अमाउंट है उसे हम इंस्टॉलमेंट बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। किस्त बोल सकते हैं,
जो प्रिंसिपल होता है उसे हम प्राइस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने की हम चीज खरीद रहे हैं, अगर हमारे पास नगद है तो खरीद ले रहे हैं, और नहीं तो उसी पैसे का तो हम लोन करा रहे हैं। और जब लोन करा रहे हैं तो बैंक के, अगर मान लीजिए मुझे 50,000 रुपए की, तो मेरे लिए उस स्कूटी का 50,000 प्राइस है, लेकिन अगर मैं बैंक में लोन लेने जाऊंगा तो बैंक वाले के लिए वो 50,000 प्रिंसिपल है। हाँ, है ना? मैं उसका ब्याज समेत जो पैसा उतारूंगा मेरे लिए वो अमाउंट है, मतलब इंस्टॉलमेंट में उतरेगा या लोन होगा, लेकिन बैंक वाले के लिए उसने चूंकि प्रिंसिपल दिया था इसलिए उसे अमाउंट मिलेगी। हाँ, है ना? तो ऐसे ही मेरे बच्चों, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जो मेरा प्रिंसिपल होता था वही प्राइस है, और जो अमाउंट होती थी वही इंस्टॉलमेंट है। यानी अगर कर्जे के रूप में कहेंगे तो इसका मतलब ये बना कि अगर मैंने पहले साल 5 यूनिट का कर्जा लिया है तो एक साल के आखिरी में अगर किस्त के रूप में देना पड़े तो मुझे 6 यूनिट उतारना पड़ेगा 20% की रेट से। हाँ, है ना? अगर मैंने 25 यूनिट का कर्जा लिया है तो 2 साल बाद अगर उस कर्जे को उतारना हो तो 36 यूनिट उतारना पड़ेगा। और अगर मैंने 125 यूनिट का कर्जा लिया है और तीसरे साल के आखिरी में उतारना हो तो मुझे 216 उतारना पड़ेगा। यानी अगर मैं इसे किस्तों में बांट लूं तो मैं कहूंगा कि जी पहली जो 6 यूनिट की किस्त गई उसमें प्रिंसिपल उतरा 5, दूसरी जो 36 यूनिट की इंस्टॉलमेंट गई उसमें प्रिंसिपल उतरा 25, और तीसरी जो 216 यूनिट की इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं उसमें प्रिंसिपल उतरा मेरे भाई 125। अगर कहे जी 6 रुपए इंस्टॉलमेंट गई तो ब्याज कितना गया? 1। 36 इंस्टॉलमेंट गई तो ब्याज कितना गया जी? 11। और 216 इंस्टॉलमेंट गई तो ब्याज कितना गया भाई? 75, और 16 बना 91। हाँ, है ना? बात आई समझ में? बस कुछ नहीं, और सवालों पे लेते हैं इसको। जरा इस बात को समझो। इसी सवाल पे आते हैं, आप पढ़ लीजिए एक बार, फिर मैं इसे छोटा करूंगा। उसको बुला करके पीएनजी जब बनाए ना तो इस पूरे पे पीएनजी बना दे। उसका फायदा ये होगा कि छोटा करना होगा तो कंटेंट फिर भी बड़ा ही रहेगा। या चल इतना भी रहने दे, कोई ना। हाँ, रेशियो सेट नहीं होगा। देखिए यार दोस्तों, अब समझते हैं। आप क्या करिए कि रेट क्या है जी? 10%। 10% की फ्रैक्शन 1/10। तो आप तो ये लिखिए कि पहले साल कोई धन 10 से 11 हुआ, दूसरे साल वही धन 100 से 121 हुआ, और तीसरे साल वही धन 1000 से 1331 हुआ। इसका अर्थ ये बन गया मेरे बच्चों के पहले साल की इंस्टॉलमेंट अगर 11 यूनिट है तो उसमें प्रिंसिपल उतरा है 10, दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट 121 यूनिट है तो उसमें प्रिंसिपल उतरा है 100, और तीसरे साल 1331 यूनिट की इंस्टॉलमेंट गई है तो उसमें प्रिंसिपल उतारा है 1000। हाँ, है ना? जबकि सवाल में कह रहा था जी पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो दे रखी भैया कितनी? 1620 की ना, सॉरी कहां गया? हाँ, 2178। दूसरी जो इंस्टॉलमेंट गई है वो गई है भैया 2299, और भैया तीसरी जो इंस्टॉलमेंट गई है वो गई है 2662। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट उसने उतारी है। तो मैं सवाल में आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि बताओ भाई उसने कितना कर्जा लिया होगा। तो आप ऐसे देखिए कि यार तीसरी जो 1331 यूनिट की इंस्टॉलमेंट गई है, अगर वो इतना रिप्रेजेंट कर रही है तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो फिर प्रिंसिपल कितना गया होगा? 2000। यानी उसमें कर्जा उतरा होगा 2000 रुपए। कर्जा उतरा होगा कितना जी? 2000 रुपए। कर्जा उतरा होगा भाई मेरे 2000 रुपए, है ना? यानी 2000 रुपए अगर उधार लिए होंगे तो 3 साल बाद हमें 2662 रुपए उतारने होंगे। अगर मैं यहां से ये पूछ लूं कि बेटा इंटरेस्ट कितना गया है तो 331 यूनिट इंटरेस्ट है। हाँ, है ना? तो 331 गुना 2 करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 662। पक्का कर लोगे ना? तो यानी तीसरी जो किस्त गई है उसमें ब्याज गया है 662 रुपए। अब आते हैं जी आगे। अब ये बताओ दोस्तों कि जो दूसरी किस्त गई है वो 121 यूनिट है और बता रहा है 2299। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 1 19, है ना? ये तो बात बनेगी नहीं, तो 19 लेनी पड़ेगी। 19 एकम 19, 19 दूनी 38 और 1 39, 19 एकम 19 और 3 22। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 19, तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1900। हाँ, है ना मेरे भाई? तो अगर मैं पूछूं कि भाई ब्याज कितना गया है तो 21 यूनिट और 1 यूनिट 19, तो 21 यूनिट 19 एकम 19, समझे? 200 और 1 399 ब्याज गया।
पक्का? तो दूसरी किस्त में जो ब्याज गया है मेरे भाई वो कितना गया है? 399। अब पहली किस्त 11 यूनिट 2178, तो एक यूनिट की वैल्यू भाई 11 एकम 11 है ना, बचा 10, 11 नीम 99, 11 88, 198, तो 10 यूनिट की वैल्यू हो गई 1980। तो यहां ब्याज अगर पूछ लूं कितना गया है तो आप कहोगे जी 1980, तो 198 रुपए ब्याज गया। यानी जो पहली 2178 की इंस्टॉलमेंट गई उसमें कर्जा उतरा है 1980, जो दूसरी 2299 की इंस्टॉलमेंट गई है उसमें कर्जा उतरा है 1900, जो तीसरी 2662 की इंस्टॉलमेंट गई उसमें कर्जा उतरा है 2000। यानी कुल मिला के कर्जा था कितना? 0 8 9 9 18, 2 1 3 1 4 1 5, यानी 5880 रुपए का उसने कुल मिला के बैंक से लोन लिया था। तो जो भी रेफ्रिजरेटर की कीमत रही होगी उसमें से 1620 रुपए तो कैश डाउन पेमेंट दे दिया था, और बाकी जो पैसा था वो 5880 रुपए था जिसका उसने लोन लिया। तो एक्चुअल में प्राइस कितना रहा होगा? उधर जाके जोड़ोगे तो 5 भाई 0 8 2 10, 8 6 14 और 1 15, 5 1 6 और 1 7। तो यानी एक्चुअल में उस पे जो कर्जा रहा था वो, या जो फ्रीज की कीमत थी वो थी 7500। 7500 में से 1620 उसने नगद पकड़ा दिए थे, बाकी का उसने क्या ले लिया था जी? लोन। अगर इसी सवाल में ये पूछ ले कि भाई कुल मिला के कितना ब्याज चुकाया, कुल मिला के कितना ब्याज चुकाया, तो अगर ब्याज की कहानी पूछी जाए मेरे दोस्तों, ब्याज की कहानी पूछी जाए तो ये सारा आपका इंटरेस्ट गया है। तो इसको जोड़ोगे 9 भाई 2 और 9 11, 11 और 8, 11 और 8 क्या हुआ रे? 19 भाई, 9 8 17 2 19 1 6 9 9 18 और 6 24, 24 और 1 25 हासिल 2, 6 3 9 और 1 10 और 2 12। यानी कुल मिला के ब्याज कितना चुकाया भाई? 1259 रुपए का ब्याज चुकाया, अगर कैलकुलेशन सही है तो। तो अगर इन 3 किस्तों में कुल मिला के पूछे ब्याज कितना गया तो आपका उत्तर होगा जी 1259 रुपए का ब्याज गया। 1259 यूनिट का इंटरेस्ट ना, 1259 रुपए का इंटरेस्ट गया है। क्लियर है दोस्तों? तो इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि तीनों किस्तों में इंटरेस्ट कितना गया, और ये भी पूछ सकता है कि कर्जा कितना था। अब आगे आते हैं। अब आ जाइए जी यहां। इस वाले सवाल पे आ जाइए। देखिए डिटेल अभी मैंने कराया था इसको, अब इसे शॉर्ट से समझाता हूं। आ जाओ जी। रेट है जी 20% पर एनम। तो बेटा 20% की फ्रैक्शन है 1/5। तो हम कहेंगे जी पहले साल कोई धन 5 से 6 हुआ, दूसरे साल वही धन 25 से 36 हुआ, और तीसरे साल मेरे बच्चों वही धन 125 से 216 हुआ, 125 से 216 हुआ। अब सवाल में ये पहली इंस्टॉलमेंट, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट, ये तीसरी इंस्टॉलमेंट, सवाल में लैंग्वेज में क्या था, अगर यहां पढ़ा दूं दोबारा से, तो सवाल ने कहा था कि 3 बराबर किस्तें, यानी तीनों किस्तें कैसी थी मेरे बच्चे? बराबर थी। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तीनों इंस्टॉलमेंट बराबर थी। तो आप करो क्या यहां पे कि तीनों इंस्टॉलमेंट बराबर करिए आप। तो बराबर कैसे करें भैया? तो बराबर ऐसे होगी कि ये 216, तो इसे भी 216 बनाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा, और ये तो रेशियो था, तो इधर 6 से किया तो इधर भी 6 से किया। इधर 216 बनाने के लिए 36 से करना पड़ेगा, तो इधर भी 36 से। पक्का? इसका मतलब ये हुआ कि पहली जो 216 यूनिट की इंस्टॉलमेंट गई है, पहली जो 216 यूनिट की इंस्टॉलमेंट गई है उसके अंदर कर्जा कितना गया है? 36 5 180 यूनिट। दूसरी जो 216 यूनिट की इंस्टॉलमेंट गई है उसमें कर्जा गया है 150 रुपए, और तीसरी जो 216 यूनिट की इंस्टॉलमेंट गई उसमें कर्जा गया है 125 यूनिट। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अरे हाँ है ना। जबकि सवाल में कह रहा है जी कर्जा गया कितना है। पहली इंस्टॉलमेंट कितने की गई है भैया? 10,800 की। दूसरी भी कितने गई है जी? 10,800 की। हाँ है ना। और तीसरी मेरे बच्चों कितनी गई है? 10,800 की। तो आप तो समझदार हैं। आप कहेंगे 216 यूनिट 10,800, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 50। यहां पे भी एक यूनिट 50, यहां पे भी एक यूनिट 50, क्योंकि सेम ही वैल्यू है। हाँ है ना। अब ये देखिए 36 5 180 गुना 50 करेंगे
50 ही था ना 216 को, 5 5 30, 5 1 5 3 8 5 2 10, ठीक है 50 था, तो 50 से गुना करेंगे 180 को, तो 18 5 90 ही आएगा 9000। ठीक है जी। यहां 216 यूनिट 1080 है, तो इसे 50 से गुना करोगे तो 25 6 150, 150 को 5 से करेंगे तो 15 5 7500। तो दूसरी किस्त में जो प्रिंसिपल उतारा है वो 7500, और यहाँ 50 तो 125 गुना 50 करोगे तो 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 1 5 और 1 6। इसका मतलब जो पहली 10,800 की किस्त गई है उसमें प्रिंसिपल उतारा है 9000, दूसरी 10,800 की किस्त में प्रिंसिपल उतरा है 7500, तीसरी 10,800 की किस्त में प्रिंसिपल उतरा है 6250। तो कुल मिला के कितना प्रिंसिपल था जी? 0 0 0, 5 5 2 7, 7 6 13 और 9 22, यानी हमने कुल मिला के 22,750 रुपए का कर्जा लिया था। 22,750 रुपए का कर्जा लिया था। कितने का कर्जा लिया था जी? 22,750 रुपए का। क्लियर है? इसलिए जी भाई क्योंकि अमाउंट में भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जाता है और इंस्टॉलमेंट में भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों उतारे जाते हैं, इसलिए इक्वल लिया था उनको। देखिए जी, अगर आप चाहते इस सवाल को तो ऐसे भी कर सकते थे, जैसे हमें ये बात पता थी कि भाई पहले साल 5 से 6 बना, दूसरे साल 25 से 36 बना, तीसरे साल 125 से 216 बना, है ना। अब किस्तें बराबर करनी थी तो इसे 6 से गुना किया, इसे 36 से, तो इधर भी 36 से, इधर 6 से, तो 36 5 180 और 25 6 150 और ये 125। सिर्फ इनको जोड़ लेते, इनको जोड़ लेते, इनको जोड़ते तो 8 5 13, सॉरी सिर्फ 5, 8 5 13 2 15, 1 1 2 1 3 और 1 4, यानी अगर हमने 455 यूनिट का कर्जा लिया है, अगर हमने 455 यूनिट का कर्जा लिया है और अगर हम उसे उतारना चाहते हैं तो हर एक किस्त हमें कितने की देनी होगी? 216 यूनिट की। पहली भी 216 की, दूसरी भी 216 की और तीसरी भी 216 की, यानी हर एक इंस्टॉलमेंट 216 यूनिट की देनी पड़ेगी, जबकि है कितनी हर एक इंस्टॉलमेंट? 10,800 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई जी? 50, है ना। तो 455 यूनिट की वैल्यू गुना 50, तो यह आता 22,750। थोड़ा जल्दी हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? क्या आ जाता है जी? 22,750। पक्का? चलिए दोस्तों, बाकी फिर मिलते हैं आपको और आगे बढ़ेंगे।